Hello and welcome back to our brilliant initiative that is Let's Crack JKPSC 10 plus 2 lecturer exam in political science। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 33 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीक्वेंस में यहाँ तक आएं। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे सिलेबस का और फाइनली सिलेबस आ चुका है। मैंने सिलेबस पे अलग से कोई वीडियो नहीं बनाई और मैं अलग से वीडियो बनाकर टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अभी तक 32 लेक्चर हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं और सिलेबस से पहले ही मैंने बोला था कि हम हैज़ पर सिलेबस ही चल रहे हैं। 100% ये सब कुछ सिलेबस में होगा, ऐसा मैंने आपको बोला था। बट आप लोगों ने बीच में डिस्टर्ब किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट किया कि सर पॉलिटिकल कंसेप्ट्स क्यों पढ़ा रहे हैं सर। कुछ लोगों ने बोला कि सर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर लेकर आइए, कुछ ने बोला कि इंटरनेशनल रिलेशन लेकर आइए, कुछ ने बोला कि फॉरेन पॉलिसी लेकर आइए। तो हम बीच में डिस्टर्ब रहे। बट आज आपने देखा सिलेबस आ गया है और जो भी हमने पढ़ा है वो सब सिलेबस में है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है पहले वो हल्का सा मैं आपको बताऊंगा। जो जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं उसके बाद हम आज के लेक्चर पे आएंगे। तो अभी तक हमने पॉलिटिकल कंसेप्ट से लिबर्टी पढ़ लिया है, इक्वलिटी पढ़ लिया है, जस्टिस पढ़ लिया है, राइट्स पढ़ लिया है, उसके बाद सिटीजनशिप पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, जब हम यहाँ पहुँचे थे तो आपने बोला था कि सर वेस्टर्न थिंकर लेकर आइए पहले। तो आपके कहने पे हमने प्लेटो को स्टार्ट किया था। प्लेटो हमने डिटेल में पढ़ा है, अरिस्टोटल हमने डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर पढ़े हैं। थॉमस हॉब्स हमने डिटेल में पढ़ा है, जॉन लॉक हमने डिटेल में पढ़ा है, जे जे रूसो हमने डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद हमने हीगल डिटेल में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है कार्ल मार्क्स। ठीक है, यहाँ तक हमने ये कवर किया है। फिर उसके बाद आप लोगों ने बोला कि सर अब वेस्टर्न थिंकर हो गए हैं तो अब आप इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करिए। तो मैंने स्टार्ट किया इंटरनेशनल रिलेशंस को मैंने स्टार्ट किया। बट मेरा प्लान था कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन को मैं कंबाइन करके पढ़ाऊँ। तो हमने इंटरनेशनल रिलेशन का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह पढ़े। उसके बाद हमने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को स्टार्ट किया। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हमने करेक्टरिस्टिक पढ़े। हाँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हमने स्टार्ट किया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़े हमने। और क्या क्या पढ़ा हमने, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पढ़ी हमने, डिटेल में पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया इंडिया के रिलेशन सुपर पावर्स के साथ। हमने उसमें इंडिया चाइना रिलेशंस डिटेल में पढ़े, इंडिया चाइना रिलेशंस डिटेल में पढ़े। और उसके बाद हमने कुछ एमसीक्यू किए इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे। यहाँ तक हम पहुँचे थे। नेक्स्ट लेक्चर मैंने बना के रखा था इंडिया इंडिया और यूएस के रिलेशंस। इंडिया और यूएस के रिलेशन मैंने बना के रखे थे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना था इंडिया यूएस रिलेशन, बट मैं वो आज नहीं पढ़ा रहा। वो क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि इन्होंने आपके सिलेबस में एक थिंकर ऐड किया है एक्स्ट्रा। एक थिंकर ऐड किया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। एक थिंकर इन्होंने ऐड किया है जिसका डायरेक्ट लिंक है इंडिया और चाइना के साथ, या चाइना के साथ माओ जेडोंग इन्होंने यूज़ किया है, ऐड किया है माओ जेडोंग और उसकी रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज। तो अगर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंडिया चाइना रिलेशन डिटेल में पढ़े हैं तो मैंने सोचा कि इसके बाद क्यों ना हम माओ जेडोंग को पढ़ लें। क्योंकि चाइना है क्या, जो आज का चाइना है वो पूरे का पूरा जो सपना था वो माओ जेडोंग का सपना था। ठीक है, तो इसलिए आज के लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 33 में हम पढ़ने जा रहे हैं माओ जेडोंग। ठीक है, सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 33।
क्या पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर माओ जेडांग। माओ जेडांग का पॉलिटिकल थॉट, उसके मेजर वर्क्स और रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज, और माओ जेडांग का कंट्रीब्यूशन चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम में। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। अगर आपने इंडिया चाइना रिलेशन नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंडिया चाइना रिलेशन देख लें और उसके बाद ये देखें। बट अगर आप पहले माओ जेडांग देखेंगे उसके बाद इंडिया चाइना रिलेशन देखेंगे तो तब भी आपको अच्छे से समझ आएगा। बट लेक्चर नंबर 33 और लेक्चर नंबर 31 मतलब इंडिया चाइना रिलेशन और माओ जेडांग आपने साथ साथ में देखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। माओ जेडांग, माओ जेडांग का दूसरा नाम आपने याद रखना है माओ सी तुंग। माओ सी तुंग। तो माओ जेडांग का दूसरा नाम क्या है? माओ सी तुंग। माओ जेडांग कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो माओ जेडांग पैदा हुए थे 26 दिसंबर 1893, 1893 में पैदा होते हैं ये। चाइना में एक जगह है शोशान, शोशान, शोशान नाम की जगह पे, शमशान नहीं शोशान, शोशान नाम की जगह पे माओ जेडांग या माओ सी तुंग पैदा होते हैं 26 दिसंबर 1893 को। इनकी डेथ होती है 9 सितंबर 1976 एट बीजिंग। बीजिंग क्या है? चाइना की कैपिटल। 1976 आपको याद आ रहा होगा, जब मैंने इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ाए थे तो मैंने बोला था कि 1976 के बाद इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन बेहतर होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि 1976 में माओ जेडांग की डेथ हो जाती है और उसके बाद चाइना के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, इंडिया के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे और वो कौन सी डेट को चाइना गए थे। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 31। माओ जेडांग एक चाइनीज पॉलिटिशियन थे, यस चाइनीज पॉलिटिशियन थे। एक रिवोल्यूशनरी थे, यस रिवोल्यूशनरी थे, रिवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे, बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे। इनका जो रिवोल्यूशन है ना वो भी बड़ा अलग टाइप का है, बड़ा यूनिक टाइप का, मजा आएगा आपको सुन के। और ये एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे, मीन्स ये एक पॉलिटिशियन भी थे चाइना के, रिवोल्यूशनरी भी थे और पॉलिटिकल थिंकर भी थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फाउंडर कौन थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फाउंडर थे माओ जेडोंग। कब बनाई थी इन्होंने? 1921 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और ये नाम भी इंपॉर्टेंट है जिसने ये पार्टी बनाई थी, माओ जेडोंग या माओ सी तुंग। ठीक है, कौन सी पार्टी के फाउंडर थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। अभी का जो चाइना है, अभी के चाइना को हम क्या कहते हैं? अभी के चाइना को हम कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसके फाउंडर कौन हैं? तो इसके फाउंडर भी हैं माओ जेडोंग। कब फाउंड किया था इन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना? 1949 में। माओ जेडोंग ने पहले पार्टी बनाई, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कब बनाई? 1921 में। 1921 में माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनाई और बाद में 1949 में यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार आती है। आज का जो चाइना बनता है जिसको कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 से लेके 1976 तक, 1976 में इनकी डेथ होती है ना, तो 1949 से लेके 1976 तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को लीड करते हैं कौन? माओ जेडोंग। माओ जेडोंग को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिस्ट चाइना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिस्ट चाइना? माओ जेडोंग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना किसने बनाई? माओ जेडोंग ने। कब बनाई? 1921 में। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना किसने बनाया? माओ जेडोंग ने। कब बनाया? 1949 में। 1949 से लेके जब तक इनकी डेथ नहीं होती 1976 तक ये लीड करते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। ठीक है, माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी को कहते हैं माओइज्म, जैसे मार्क्स की आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म।
ऐसे माओ जिडांग की आइडियोलॉजी को क्या कहते हैं? माओइज्म। माओ जिडांग क्या आइडियलिस्ट थे या रियलिस्टिक थे या प्रैक्टिकल थे? रियलिस्टिक मीन्स प्रैक्टिकल। तो माओ जिडांग आइडियलिस्ट नहीं थे। एक थिंकर बताइए जरा कौन था आइडियलिस्ट? जैसे प्लेटो थे, प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे। अरिस्टोटल क्या थे? रियलिस्टिक थे, प्रैक्टिकल थे। तो अरिस्टोटल की तरह ये भी रियलिस्टिक थे, प्रैक्टिकल थे। नेक्स्ट, माओ जिडांग मार्क्सिस्ट फिलासफर थे। माओ जिडांग मार्क्सिस्ट फिलासफर थे, मार्क्स की आइडियोलॉजी को मानते थे। ही वॉज अ मार्क्सिस्ट फिलासफर हु गेव मार्क्सिज्म इन इट्स एशियाटिक फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी, जो मार्क्स का कैपिटलिज्म था, आपने देखा होगा, आगे हम देखेंगे, वो कहाँ एप्लीकेबल था? वेस्टर्न कंट्री में। वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में वो फिट बैठता था। बट एशिया में क्या था? एशिया में अभी जब माओ जिडांग थे तब एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी, खेती बाड़ी पे इकोनॉमी निर्भर थी। तो इन्होंने मार्क्स की फिलॉसफी को लिया और उसको मोल्ड किया और एशिया में आके फिट किया। मार्क्सिस्ट फिलासफर थे जिन्होंने मार्क्सिज्म को एशियाटिक फॉर्म में एप्लीकेबल किया, एशियाटिक कंडीशंस में उस फिट किया। कैसे किया? क्यों किया? एज एशिया जो उस टाइम था एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं था, वो क्या था? वो एग्रेरियन इकोनॉमी था, एशिया या चाइना में। उन्होंने मॉडिफाई किया मार्क्सिज्म को और सूट किया चाइना की रूरल कंडीशंस में। ठीक है। Which of the following thinker modified the Marxist to suit the Marxism in Asiatic form या in Chinese form? तो कौन थे वो? वो थे माओ जिडांग। माओ जिडांग को जाना जाता है किसके लिए? मार्क्सिज्म की जो यूरोपियन फॉर्म थी, इंडस्ट्रियलाइज फॉर्म थी, उसको एशियाटिक फॉर्म में लाने के लिए। पढ़ लिया, ये रिपीट हुआ है। मार्क्स क्या कहते थे? मार्क्स कहते थे कि स्ट्रगल है, किसके बीच में स्ट्रगल होगी? कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में स्ट्रगल है। कैपिटलिस्ट कौन से हैं? हैव्स। वर्कर कौन से हैं? हैव्स नॉट। तो एक वो जिनके पास धन दौलत है, एक वो जिनके पास कुछ नहीं है। तो धन दौलत वाले जो कैपिटलिस्ट हैं उनके बीच में और वर्कर्स के बीच में स्ट्रगल होगी और फिर क्या होगा? रेवोल्यूशन होगा। रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा? रेवोल्यूशन के बाद डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट होगी। ठीक है। और उसके बाद एस्टैब्लिश होगा कम्युनिज्म। ये कौन मानता था? ये मानते थे मार्क्स। अगर आपने मार्क्स को नहीं पढ़ा तो मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, आप मार्क्स को पहले पढ़ें उसके बाद यहाँ आए। तो मार्क्स कहते हैं कि स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स है, रेवोल्यूशन होगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट होगी। ये क्या कहते हैं? ये थोड़ा बदलाव लाते हैं। माओ जेडंग कहते हैं कि स्ट्रगल होगी फ्यूडल लॉर्ड के बीच में और पीजेंट के बीच में, क्योंकि यहाँ एग्रेरियन इकोनॉमी है, यहाँ फ्यूडल लॉर्ड है और वर्कर्स की जगह कौन है? फार्मर्स हैं, पीजेंट हैं। तो पीजेंट के बीच में और फ्यूडल लॉर्ड के बीच में स्ट्रगल होगी, रेवोल्यूशन होगा और ये भी लेकर जाएंगे कहाँ? कम्युनिज्म की तरफ। ठीक है। हाँ, क्या माओ जेडंग क्लासिकल मार्क्स थे? क्लासिकल मार्क्सिस्ट थे? यस, वो क्लासिकल मार्क्सिस्ट थे। क्वेश्चन पूछा गया है। क्या माओ जेडंग वाज नियो मार्क्सिस्ट? नहीं, वो नियो मार्क्सिस्ट नहीं थे, वो कैपिटलिस्ट वो क्लासिकल मार्क्सिस्ट थे। क्लासिकल मार्क्सिस्ट थे, नियो मार्क्सिस्ट नहीं थे, आपने याद रखना है। चलिए आगे। इनके कोट हैं, इनके कोट आपने याद रखने हैं, पूछा जा सकता है ये किसका कोट है? वार कैन ओनली बी अबॉलिश्ड थ्रू वार। जंग, बैटल, लड़ाई खत्म लड़ाई से ही होगी। जंग को जंग से मारा जा सकता है, वार को वार से खत्म किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ गन, अगर हमने बंदूकों से छुटकारा पाना है तो जनाब हमें बंदूक का सहारा लेना पड़ेगा। ये है माओ जेडंग की फिलॉसफी की एक झलक। यही कुछ मिलेगा इनकी फिलॉसफी में आपको। वार कैन ओनली बी एबॉलिश्ड थ्रू वार एंड इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द गन इट इज नेसेसरी टू टेक अप द गन। गन का मुकाबला गन से करेंगे, वार का मुकाबला वार से करेंगे, मतलब वायलेंस को सपोर्ट करते हैं माओ जेडंग।
आप अगर ये एक कोट इनका याद है आपको, तो आप बहुत सारे इनके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इनके क्वेश्चंस में बात की जाएगी लड़ाई झगड़े की, वायलेंस की, गन की, ब्लड की, वार की, ऐसी चीज़ों की बात की जाएगी। जो बात नहीं मानेगा उसको हम मनवाएंगे गन से, उसको हम मनवाएंगे जूते मार के। ऐसी कुछ फिलॉसफी है मो ज़ेडुंग की। आगे फिलॉसफी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पावर्स ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन। पॉलिटिकल पावर कहाँ से निकलती है? बंदूक की नली से। किसने बोला? मो ज़ेडुंग ने। मो ज़ेडुंग ने एक थ्योरी दी थी, 5 फिंगर पॉलिसी या 5 फिंगर थ्योरी। हमने इंडिया चाइना रिलेशन में भी पढ़ी है, फिर से इसको देख लेते हैं। 5 फिंगर पॉलिसी या 5 फिंगर थ्योरी किसने दी थी? मो ज़ेडुंग ने दी थी। 5 फिंगर पॉलिसी मो ज़ेडुंग ने दी थी। कब दी थी? 1939 में। कैसे याद रखेंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होता है? 1939 में। 1939 से 1945 तक चलता है ना। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो तब इनको भी वर्ल्ड वॉर किसके लिए हो रहा था? जगह के लिए, लैंड के लिए। तो 1939 में ये एक थ्योरी दे देते हैं, 5 फिंगर थ्योरी। तो इनको भी जगह चाहिए। कैसे जगह लेंगे? ये कहते हैं चाइना का जो राइट हैंड है उसको एक्सप्लेन करते हैं। राइट हैंड में ये कहते हैं, हैंड में क्या होता है? एक पाम होता है, हथेली होती है और उसकी 5 उंगलियां होती हैं। तो ये कहता है जो चाइना का राइट हैंड है वो है तिब्बत। वो क्या है? तिब्बत। तिब्बत जो है वो चाइना का राइट पाम है, राइट हैंड की हथेली जो है वो है तिब्बत। और जो राइट हैंड की 5 उंगलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ऊपर नॉर्थ से नीचे देखिए, वो नंबर 1 लद्दाख, हमारे वाला लद्दाख, फिर नेपाल, फिर सिक्किम, फिर भूटान और फिर नीफा। फिर नीफा, नीफा बोले तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, मींस आज के अरुणाचल प्रदेश को कहते थे नीफा। ये नीफा मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश भी लिख सकता था मैं, बट मैंने देखा है काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये है सच लिखा गया है नीफा के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना? एक ऑप्शन होता है नीफा, NEFA। तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो 5 फिंगर थ्योरी किसने दी? माओ ज़ेडुंग ने। कब दी? 1939 में। क्या है? 5 फिंगर पॉलिसी कहती है कि जो चाइना का राइट हैंड है उस राइट हैंड में एक तो हथेली है और दूसरी उसकी 5 उंगलियां हैं। पाम, हथेली क्या है? तिब्बत। 5 उंगलियां कौन कौन सी हैं? लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, नीफा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोले तो अरुणाचल प्रदेश, हमारा अरुणाचल प्रदेश। और यही बनाता है 5 फिंगर। माओ ज़ेडुंग कहते हैं कि ये जो एरियाज हैं, जो हथेली है मतलब जो तिब्बत है और 5 उंगलियां लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, ये चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको आज़ाद कराना। मतलब इनको कहते हैं कि ये गुलाम हैं और चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको लिबरेट करवाना। ठीक है, 5 फिंगर पॉलिसी आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। क्या है? ये चाइना है, तो चाइना का राइट हैंड का पाम क्या है? ये आ गई पाम, तिब्बत। तो इसकी एक फिंगर ये यहाँ लद्दाख वाला एरिया, सेकंड फिंगर ये नेपाल वाला एरिया, थर्ड फिंगर ये सिक्किम वाला एरिया, फोर्थ फिंगर ये भूटान वाला एरिया और फिफ्थ फिंगर ये नीफा, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। चलिए आगे। चलिए पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं माओ ज़ेडुंग का। पॉलिटिकल थॉट ऑफ माओ ज़ेडुंग। माओ ज़ेडुंग का पॉलिटिकल थॉट पढ़ने से पहले आपको कार्ल मार्क्स के कुछ कंसेप्ट रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कार्ल मार्क्स के मार्क्सिज्म को ये एशियाटिक फॉर्म में लेकर आए हैं। तो इसलिए थोड़ा हल्का सा हम रिवाइज कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो आप मार्क्स को डिटेल में पढ़िए, बट 2-3 कंसेप्ट जो यहाँ यूज होंगे वो हम हल्के हल्के देख लेते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म की बात करते हैं मार्क्स। मार्क्स कैपिटलिज्म के लिए कहते हैं कि क्लास सोसाइटी, कैपिटलिज्म क्या है? एक क्लास सोसाइटी है जो डिवीजन क्रिएट करता है। किसमें डिवीजन? एक सुपीरियर प्रोडक्शन क्लास होगी, जो प्रोडक्शन क्लास होगी ये सुपीरियर क्लास होगी और ये ओप्रेस करेगी दूसरी क्लास को, जो ओप्रेस्ड क्लास होगी उसका नाम होगा प्रोलिटरेट। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगी? सोसाइटी में अनफ्रीडम होगा। मतलब 2 मेजर क्लासेस हैं, एक हैव्स, दूसरे हैव्स नॉट। हैव्स कौन है? ये ओनर्स हैं लैंड के, ये जिनके पास कैपिटल है, ये कैपिटलिस्ट हैं, इनको बुर्जुआ भी कहा जाता है। हैव्स नॉट कौन है?
ये वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लेबर है, और लेबर भी उनकी अपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लेबर को हैव्स या बुर्जुआ या कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये कौन है? ये हैं प्रोलिटरेट्स या हैव्स नॉट, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। यही तो बोला मार्क्स ने। और क्या बोला मार्क्स ने? मार्क्स हमें लेके जाते हैं स्टोन एज में, जब इंसान दुनिया में आया और वो अर्ली मैन की तरह रहता था। तब क्या था? तब मार्क्स कहते हैं कि प्रीमिटिव कम्युनिज्म था, रिसोर्सेज पे सबका इक्वल मतलब ऑनरशिप थी, जिसको जो मन चाहे वो खा सकता था। खाना क्या था? स्टोन एज में क्या था हमें पता है, हंटर और गैदरर थे लोग। हंटिंग करते थे वो एनिमल्स की, और गैदरिंग करते थे फ्रूट्स की और खाते थे। तो ऐसा नहीं था ये एनिमल इसका है, ये एनिमल उसका है, या ये फ्रूट्स उसके हैं, जिसको जहां से मिला खाते थे, कोई टेंशन नहीं थी। वो कहता है कि उसके बाद प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। कोई आलसी आदमी होगा, उसने एक एरिया पे कब्जा कर लिया और उसने बोला कि ये वाला मेरा एरिया है और इसके ऊपर मैं फ्रूट्स उगाऊंगा, इसके ऊपर खेती बाड़ी मैं करूंगा, यहाँ ये मेरा एरिया है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही लोगों ने प्रॉपर्टी एक्वायर करना स्टार्ट की। जो पावरफुल थे उन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, और जो पीछे रह गए, जो वीक थे, उनको स्लेव बना लिया, तो स्लेवरी आ गई। तो स्लेवरी के बाद क्या आया? फ्यूडलिज्म आ गया। फ्यूडलिज्म के बाद कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में, और क्या आता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आता है कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म में जी रहे हैं कौन? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म में प्रोलिटरेट्स को, हैव्स नॉट को एक्सप्लॉइट किया जाएगा कैपिटलिस्ट के द्वारा, और उसके बाद नेक्स्ट जो फेस आएगा उसका नाम होगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट्स। प्रोलिटरेट्स की डिक्टेटरशिप आएगी, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगी, और ये लेकर आएंगे सोशलिज्म, और फिर होगा कम्युनिज्म। और जो कम्युनिज्म है यही है रैशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन, यही चाहिए कार्ल मार्क्स को, और इसी को फिट करते हैं कौन? माओ जेडोंग एग्रेरियन इकोनॉमी में, चाइनीज कंडीशन में, या एशियाटिक कंडीशन में। ठीक है, एक कंसेप्ट और देख लेते हैं मार्क्स का। मार्क्स ने बोला था स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था, कि किसी भी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया। बोला एक होता है बेस, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेस और सुपर स्ट्रक्चर। बेस मतलब बेस में है इकोनॉमी या इकोनॉमिक रिलेशन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें बेस में। और सुपर स्ट्रक्चर में क्या है? सुपर स्ट्रक्चर में सोशल और पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, रिलीजन है, आर्ट है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, मॉरल्स हैं, रीति रिवाज हैं। मीन्स इकोनॉमी को छोड़ के, इकोनॉमी आएगी बेस में, और इकोनॉमी को छोड़ के बाकी सारी चीजें सुपर स्ट्रक्चर में। तो मार्क्स कहते हैं कि जो बेस है ना, यही कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को। आप सोचिए जरा, सच है या क्या गलत है? भाई इकोनॉमी है तो सब कुछ इकोनॉमी पे ही तो डिपेंड है। इकोनॉमी पर राजनीति डिपेंड है। पैसे वाले लोग हैं तो वो सरकारें बदल देते हैं। ठीक है, जो सरकार में आते हैं वो रिलीजन भी चला लेते हैं, वो आर्ट को भी बदलते हैं, वो कल्चर को भी बदलते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो बेस कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को। किसने बोला था? ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही बात बोलेंगे कौन? मो जेडोंग। और कौन सा कंसेप्ट? हम कार्ल मार्क्स के कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। और एक कंसेप्ट देखते हैं इनका, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था। किसका कंसेप्ट था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म किसका था? वो हीगल का था, याद रखना। डायलेक्टिक, पहले डायलेक्टिक देखते हैं। तो डायलेक्टिक जो था ये हीगल का की कंसेप्ट था, डायलेक्टिक। तो डायलेक्टिकल को लेते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स डायलेक्टिकल मेथड को लेते हैं किससे? हीगल से। हीगल ने किससे लिया था? भैया हीगल ने लिया था सॉक्रेट से। सबसे पहले डायलेक्टिक की अगर किसी ने बात की थी तो वो सॉक्रेट ने की थी, हमने पढ़ी है। सॉक्रेट की राइटिंग में, सॉक्रेट की अपनी राइटिंग नहीं थी, प्लेटो ने उसकी लेक्चर्स को नोट करके रिकॉर्डिंग, मतलब जो उस रिकॉर्ड किया था। तो सॉक्रेट की राइटिंग में डायलेक्टिक का मतलब था डिस्कशन। सॉक्रेट से डायलेक्टिक को किसने लिया? हीगल ने लिया। हीगल ने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात की। ठीक है, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को किसने लिया? मार्क्स ने। और मार्क्स से लेंगे कौन? माओ जेडोंग। तो हीगल ने सॉक्रेट की राइटिंग में डायलेक्टिक का मतलब था सिंपल डिस्कशन। तो सॉक्रेट से किसने लिया? हीगल ने। हीगल ने इसको मॉडिफाई किया, रिफाइन किया।
और क्या किया, विच इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द आइडियाज बाय लुकिंग एट देयर कंट्राडिक्शंस एंड फाइंडिंग अ रेजोल्यूशन। मतलब इसने 3 स्टेप बनाए थे, कौन कौन से, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। हमने डिटेल में पढ़ाया है हीगल को, आप देख लें, हीगल को पढ़ लें। मतलब पहले एक आइडिया होगा, फिर उस आइडिया का कंट्राडिक्शन आएगा, कंट्राडिक्टरी आइडिया होगा, जिसको हम बोलेंगे, जो पहला आइडिया होगा वो थीसिस होगा, उसका कंट्राडिक्शन होगा एंटीथीसिस। दोनों की अच्छी चीजों को मिला के एक नया आइडिया होगा, जिसको हम बोलेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस फिर से थीसिस बन जाएगा, और ये चीज चलती रहेगी जब तक एब्सोल्यूट रैशनैलिटी नहीं आती। ये किसने बोला था, ये थी थॉट किसकी, हीगल की। तो हीगल से हीगल तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते थे, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म लेकर आए कौन, मार्क्स। ठीक है, अब आगे आपको इतना समझ आ गया होगा, तो आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट ऑफ माओ जेडुंग। ठीक है, ये कंसेप्ट रिवाइज करवाए हैं क्योंकि यहाँ यूज होंगे, तो शायद आपको समझ नहीं आए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा हमने अभी तक, हमने स्टार्ट किया माओ जेडुंग को, हल्की सी उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, ये पॉलिटिकल फिलासफर थे, फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिस्ट चाइना थे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन्होंने फाउंड किया, जो आज का चाइना है। और क्या किया इन्होंने, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया 1949 में, और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की इन्होंने बनाई। बाकी यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या था इनका, कि इन्होंने मार्क्सिज्म को एशियाटिक कंडीशन में लाया, 5 फिंगर पॉलिसी इन्होंने लाई, वो हमने डिटेल में पढ़ ली। और उसके बाद हमने कुछ इनके कंसेप्ट कार्ल मार्क्स के रिवाइज किए, क्योंकि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को ये लेके चलेंगे, मार्क्सिज्म को एशिया में फिट कराएंगे। एशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ अभी, एशिया में एग्रेरियन इकानमी है, तो मार्क्सिज्म को ये कहाँ एडजस्ट करवाएंगे, एशिया में। माओ जेडुंग वाज क्लासिकल मार्क्सिस्ट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या माओ जेडुंग नियो मार्क्सिस्ट थे, नहीं, नियो मार्क्सिस्ट नहीं थे, क्वेश्चन पूछा जाता है, नियो मार्क्सिस्ट नहीं थे, माओ जेडुंग क्लासिकल मार्क्सिस्ट थे। फिर नियो मार्क्सिस्ट कौन कौन था अगर पूछा जाए, तो एंटोनी ग्रैम्सी थे, हम पढ़ेंगे, सिलेबस में है। एंटोनी ग्रैम्सी कौन थे, ये नियो मार्क्सिस्ट थे। लुइस एल्थुसर, ये नियो मार्क्सिस्ट थे, इनको भी हमने पढ़ा है, याद करो कहाँ पढ़ा है, मार्क्सिज्म में हमने पढ़ा है कि मार्क्स की राइटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ओल्ड मार्क्स एंड यंग मार्क्स। किसने किया था, लुइस एल्थुसर ने। लुइस एल्थुसर कौन है, नियो मार्क्सिस्ट हैं, ग्राम्सी नियो मार्क्सिस्ट हैं, और हर्बर्ट मार्क्यूस नियो मार्क्सिस्ट हैं। ठीक है, माओ जेडुंग क्या कहते हैं, माओ जेडुंग कहते हैं बेस कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को, लाइक मार्क्स। मैंने बता दिया बेस क्या है, इकानमी, सुपर स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीजें, इसीलिए वो कंसेप्ट रिवाइज करवाया था, यहाँ फिट आ गया ना। माओ जेडुंग क्या कहते हैं कि बेस ही कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को। ठीक है, आगे ये कैसे चेंज करेंगे, बेस को चेंज करेंगे कैसे, सुपर स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, यही आगे इनकी थॉट में हम पढ़ेंगे। बेस जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को चेंज करता है, कंट्रोल करता है, बेस कंट्रोल सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, बट चाइना में क्या है, चाइना में चाइनीज इकानमी है, चाइनीज इकानमी एग्रेरियन है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। माओ जेडुंग कहते हैं कि यहाँ जरूरत है रेवोल्यूशन की, चाइना में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। माओ जेडुंग was convinced that unless philosophy of Marxism was interpreted to suit Chinese culture, it was possible to bring revolution। कहते हैं चाइना में अगर रेवोल्यूशन लाना है तो हमें क्या करना है, हमने अगर मार्क्स की जो फिलॉसफी को चाइनीज कल्चर में सूट कराना है तो हमें रेवोल्यूशन लाना है। ठीक है, ही प्रपोज स्ट्रेटजी टू सूट रियलिटीज ऑफ हिज टाइम। वो एक स्ट्रेटजी देते हैं कि कैसे हम मार्क्सिज्म को चाइनीज कंडीशन में लाएंगे। वो क्या करते हैं, मार्क्स की आइडियोलॉजी और लेनिन की आइडियोलॉजी को मोल्ड करते हैं और सूट करते हैं एशियन कल्चर में। तो कौन सा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर था जिन्होंने मार्क्सिज्म को और लेनिनिज्म को मोल्ड किया एशियाटिक कल्चर में, तो वो थे माओ जेडुंग। माओ जेडुंग हेल्ड दैट लीडरशिप टू द रिवॉल्यूशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय वर्कर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आपका बनेगा, क्या बनेगा, सवाल ये है कि हमें पता है मार्क्स ने लीडरशिप किसको दी थी, मार्क्स ने लीडरशिप दी थी प्रोलेटेरिएट्स को। रिवॉल्यूशन होगा, क्लास स्ट्रगल के बाद क्या आएगा,
डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट्स, मीन्स प्रोलिटरेट्स की डिक्टेटरशिप आएगी, मीन्स लीडरशिप किसको दी, प्रोलिटरेट्स को दी। माओ जेडंग ने लीडरशिप किसको दी, प्रोलिटरेट्स की जगह यहाँ कौन है, यहाँ वर्कर्स हैं, यहाँ फार्मर्स हैं, तो फार्मर्स को लीडरशिप या वर्कर्स को लीडरशिप किसने दी, माओ जेडंग ने। प्रोलिटरेट्स को लीडरशिप किसने दी, मार्क्स ने। और कम्युनिस्ट पार्टी को लीडरशिप किसने दी, लेनिन ने। आपने याद रखने हैं, ये 3 सवाल यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या क्या, माओ जेडंग ने लीडरशिप दी फार्मर्स को या वर्कर्स को, मार्क्स ने किसको दी थी, प्रोलिटरेट्स को, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट का वर्ड यूज किया था, और लेनिन ने लीडरशिप दी थी कम्युनिस्ट पार्टी को। तो इन दोनों को मोल्ड करके एशियाटिक कंडीशन में ये सूट करने की कोशिश करते हैं। Mao held that leadership to the revolution should be provided by the peasant who formed 70% of the rural population. माओ जेडंग कहते हैं, माओ जेडंग ने फार्मर्स को या वर्कर्स को या पीजेंट को लीडरशिप क्यों दी, वो कह रहे हैं कि हमारी जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी नहीं है, कैपिटलिज्म यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में 70% फार्मर्स हैं, तो इसलिए उसने फार्मर्स को लीडरशिप दी, फार्मर्स को आगे किया, आगे करके कोई बड़ा उसने उनको कोई लिबर्टी नहीं दे दी, कोई फ्रीडम नहीं दे दी। आगे देखेंगे आप कि उसने क्या किया। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि क्या माओ जेडंग रिवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे, पूछा गया क्वेश्चन, तो बिल्कुल रिवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे। इनको कोई छोटा मोटा रिवोल्यूशन नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था परमानेंट रिवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु सपोर्टेड परमानेंट रिवोल्यूशन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ जेडंग या ऑल ऑफ द अबव। तो परमानेंट रेवोल्यूशन को सिर्फ और सिर्फ माओ जेडंग सपोर्ट करते थे। क्या है परमानेंट रेवोल्यूशन, आपको आगे अभी समझ आ जाएगा इसकी पूरी इसका पॉलिटिकल थॉट समझने के बाद। मार्क्स प्रपोज्ड दैट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट वाज अ ट्रांजिशन स्टेज। ऊपर हमने पढ़ा कैपिटलिज्म के बाद क्या आएगा, कैपिटलिज्म के बाद रेवोल्यूशन होगा और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट होगी मार्क्स की आइडियोलॉजी में। बट ये जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट है, क्या ये फाइनल स्टेज है, नहीं। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट के बाद क्या आएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट के बाद क्या आएगा, ये देखो हमने जो ये कंसेप्ट आपको समझाया, ये डिक्टेटरशिप ऑफ कैपिटलिज्म है, इसके बाद डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट है, उसके बाद सोशलिज्म आएगा, सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आएगा। तो फाइनल स्टेप क्या होगा, कम्युनिज्म, यही होगा रैशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट है, ये एक ट्रांजिशन फेज है, ये शॉर्ट टाइम के लिए है। माओ जेडंग इसको नहीं मानते। माओ जेडंग क्या कहते हैं, माओ जेडंग कहते हैं मार्क्स के लिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट एक ट्रांजिशन स्टेज थी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्क्स कहते हैं कि एक स्टेट लेस और क्लास लेस इकानमी होगी, क्लास लेस सोसाइटी होगी। स्टेट लेस मतलब कोई स्टेट नहीं है, वो वैसा आ जाएगा जैसा स्टोन एज में था, सबके पास इक्वल एक्सेस होगा रिसोर्सेज का, क्लास नहीं होगी, क्लास लेस सोसाइटी होगी, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब बराबर। ये मार्क्स का मानना है। माओ इस चीज को नहीं मानते। माओ जेडंग कहते हैं माओ जेडंग डज नॉट सपोर्ट स्टेट लेस एंड क्लास लेस सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए क्वेश्चन बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डज नॉट सपोर्ट स्टेट लेस एंड क्लास लेस सोसाइटी, माओ जेडंग। ये क्या मानते हैं, माओ जेडंग कहते हैं कि जो ये डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर होगी, जैसे वहां थी ना डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट, यहाँ डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर है, ये लंबे टाइम तक चलेगी। बट इनकी डिक्टेटरशिप भी इनके हिसाब से कुछ अलग ही है। माओ जेडंग, अभी आपने इतना याद रखना कि जो डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स होगी माओ जेडंग की के पॉलिटिकल थॉट में, वो लंबे टाइम तक रहेगी, वो परमानेंट होगी। परमानेंट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, चेंज, परमानेंट चेंज। कैसी चेंज, आगे पता चलेगा आपको, लंबे टाइम तक चलेगी, फॉर लॉन्ग टाइम। माओ जेडंग कहते हैं कि रेवोल्यूशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट must be accompanied by the political and ideological revolution as well. very very important, आपके लिए एक सवाल बन गया। माओ जेडंग क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, परमानेंट रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। माओ जेडंग कहते हैं कि अगर हमने इकोनॉमिक फ्रंट पे रेवोल्यूशन लाना है, इकोनॉमिक फ्रंट मतलब किसान जो हैं, फार्मर्स जो हैं गरीब हैं, अब इनको अमीर बनाना है, तो कैसे बनाया जाएगा, इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें रेवोल्यूशन लाना है। कह रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे रेवोल्यूशन तभी आएगा जब पॉलिटिकल फ्रंट पे और आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर रेवोल्यूशन आएगा। मतलब सरकार बदलनी है, सत्ता बदलनी है, पॉलिटिक्स बदलनी है,
और लोगों की आइडियोलॉजी बदलनी है। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका मानना था कि इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हमने चेंज लाना है तो हमें पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे भी चेंज लाना होगा, माओ जेडुंग का, ठीक है। रेवोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, मतलब पहले सरकार को उठा के फेंको, फिर लोगों को फेवर में लो, लोगों की आइडियोलॉजी बदलो, उसके बाद ही इकोनॉमिक फ्रंट पे परमानेंट चेंज आएगी। नहीं, आइडियोलॉजी नहीं बदलेगी तो लोग फिर से रिवॉल्ट कर देंगे। तो इनको क्या चाहिए, इनको परमानेंट रेवोल्यूशन चाहिए। समझ आ गया परमानेंट रेवोल्यूशन क्या है? ये कह रहे हैं कि जब रेवोल्यूशन होगा एग्रेरियन सोसाइटी में, जब रेवोल्यूशन होगा, जब इकोनॉमिक फ्रंट पे चेंज होगी, पॉलिटिकल फ्रंट पे चेंज होगी, आइडियोलॉजिकल फॉर्म पे चेंज होगी, रेवोल्यूशन होगा, परमानेंट रेवोल्यूशन होगा, उसके बाद स्टेट बनेगी। स्टेट जो होगी वो स्टेट रहेगी हमेशा के लिए, स्टेट विल बी परमानेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स के केस में क्या स्टेट परमानेंट थी? नहीं, स्टेट थी ही नहीं। जब सोशलिज्म आ जाएगा, उसके बाद कम्युनिज्म आएगा मार्क्स में, तो स्टेट लेस, क्लास लेस सोसाइटी बनेगी। ये कहते हैं नहीं, स्टेट परमानेंट होगी, स्टेट इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अपना राज करने के लिए कुछ बना रहे हैं ना परमानेंट, ऐसा लग नहीं रहा। ये कहते हैं कि स्टेट परमानेंट होगी और स्टेट में वन कल्चर होगा, वन स्टेट वन कल्चर, नो डाइवर्सिटी इन रिलीजन एंड कल्चर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में ये बोलेंगे, आगे एक ये थ्योरी देंगे जिसमें बोलेंगे हर रिलीजन के लोग रह सकते हैं, हर कल्चर के लोग रह सकते हैं, बट वो सिर्फ किताबों में ही मिलेगा, एक्चुअल में चाइना में नहीं मिलेगा। वन कल्चर, वन स्टेट वन कल्चर, कोई डाइवर्सिटी नहीं रिलीजन में, कल्चर में। क्या माओ जेडुंग स्टेट, क्या माओ जेडुंग जो है वो स्टेट में वायलेंस को सपोर्ट करते थे? तो यस, वायलेंस को सपोर्ट करते थे। आगे पता चल जाएगा कैसे करते थे। माओ जेडुंग की जो स्टेट होगी वो क्या वो लिबरल होगी? नहीं, माओ जेडुंग की स्टेट लिबरल नहीं होगी। उनके हिसाब से लिबरल है बट एक्चुअल में लिबरल नहीं होगी। माओ जेडुंग रोड टू सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन चाहिए इनको। ये कहते हैं कि सोशलाइजेशन की तरफ अगर जाना है तो सोशलाइजेशन के रास्ते में हमें कंटिन्यू वायलेंस की जरूरत पड़ेगी। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है सोशलिज्म, लोगों की आइडियोलॉजी बदलनी पड़ेगी, जो नहीं बदलेगा उनको डंडे से बदलाना पड़ेगा, उनको मार के बदलाना पड़ेगा। तो रोड टू सोशलिज्म मस्ट बी कॉन्स्टेंटली पंक्चुएटेड विद वायलेंस। तभी वो कहते हैं वार कैन ओनली बी अबॉलिश्ड थ्रू वार एंड इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ गन इट इज नेसेसरी टू टेक अप द गन, पॉलिटिकल पावर्स ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन। ये दोबारा मैंने इसीलिए लिखा है, क्यों लिखा है? इनकी स्टेट वायलेंस को सपोर्ट करती है, स्टेट परमानेंट है, स्टेट एक आइडियोलॉजी पे बेस है, वन स्टेट वन कल्चर पे बेस है। अगर कोई स्टेट की आइडियोलॉजी को नहीं मान रहा तो वायलेंस के द्वारा उसको मनवाया जाएगा, गन का इस्तेमाल किया जाएगा, मार कटाई का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। गांधी जी की आइडियोलॉजी के टोटली अपोजिट। माओ जेडुंग सपोर्टेड पीपल्स वार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो सिंपल ये आ जाएगा कि माओ जेडुंग जो है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सपोर्ट पीपल्स वार। पीपल्स वार क्या है अभी आपको समझ आ जाएगा, आगे हम बात करेंगे। पीपल्स वार की बात करते हैं, माओ जेडुंग सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि पीपल्स वार से ही रेवोल्यूशन होगा। अगर आपने परमानेंट रेवोल्यूशन लाना है तो पीपल वार जरूरी है, पीपल वार ही परमानेंट रेवोल्यूशन लेकर आएगी। कहते हैं कि रेवोल्यूशन दो फ्रंट पे होगा। कहाँ कहाँ? चाइना में इंपीरियलिज्म था, जब ये फिलॉसफी लेकर आए हैं, ये पॉलिटिकल थॉट लेके आए हैं, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से पहले क्या था? इंपीरियलिज्म था, ठीक है। ये कहते हैं कि दो फ्रंट पे रेवोल्यूशन होगा। पहला इंपीरियल रूल, इंपीरियल रूल हमें उठा के फेंकना होगा, इंपीरियल रूल के खिलाफ रेवोल्यूशन होगा और फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ रेवोल्यूशन होगा। देखो, इंपीरियल में पॉलिटिक्स आ गई, फ्यूडल लॉर्ड्स में क्या आ गया? इकानमी आ गई। इकानमी फ्यूडल लॉर्ड पर डिपेंड है ना, फ्यूडल लॉर्ड फार्मर से काम ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हमने रेवोल्यूशन लाना है तो दो फ्रंट पे लाना है, हमें इंपीरियल रूल के खिलाफ भी लाना है और फ्यूडल लॉर्ड के खिलाफ भी लाना है। मतलब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स को के खिलाफ हमने रेवोल्यूशन लाना है।
रेवोल्यूशन कैसे आएगा? वायलेंस से आएगा, गन से आएगा, वार से आएगा। वार करनी पड़ेगी हमें इंपीरियल रूल के खिलाफ, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। वार करनी पड़ेगी हमें फ्यूडल लॉर्ड के खिलाफ, इनको उखाड़ के बाहर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स तभी बदलेंगी। He was convinced that unless imperial powers were overthrown, the rule of feudal lords can't be ended. कहते हैं कि अगर इंपीरियल पावर्स को हम उठा के नहीं फेंकेंगे तो फ्यूडल लॉर्ड का रूल खत्म नहीं होगा। तो हमने दोनों के खिलाफ रेवोल्यूशन करना है। बड़ी इजी तरीके से बता रहा हूं मैं, देसी वे में। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मो कंसिडर्ड पीपल एज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर देन वेपन्स। ठीक है, क्या माओ जेडंग के लिए लोग इंपॉर्टेंट थे? यस, लोग इंपॉर्टेंट थे। क्या माओ जेडंग के लिए वेपन इंपॉर्टेंट थे? यस, वेपन इंपॉर्टेंट थे। वेपन में से और लोगों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है माओ जेडंग के लिए? तो माओ जेडंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है वेपन। ठीक है, माओ जेडंग कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री इज द विन ओवर द पीपल। आप वायलेंस से, गन से, आप वायलेंस से, गन से रेवोल्यूशन तो ला सकते हो, बट लोग फिर से आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो लोगों की आइडियोलॉजी बदलनी जरूरी है। लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, माओ जेडंग कहते हैं। हथियार तो इंपॉर्टेंट है बट लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को कैसे बदलोगे? लोगों की आइडियोलॉजी बदलोगे। जो नहीं बदलेंगे उनके खिलाफ वायलेंस होगा, उनको डंडे पड़ेंगे, मार पड़ेगी। ठीक है, बड़ी अजीब सी आइडियोलॉजी है। माओ जेडंग, वेपन्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वार। वेपन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, बट नॉट डिसाइसिव। डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। मतलब वेपन इंपॉर्टेंट है बट वेपन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग। अगर लोग आपके साथ हैं तभी आप जीत पा सकते हो, तभी आप चेंज ला सकते हो, सिर्फ वेपन से नहीं ला सकते। वेपन भी इंपॉर्टेंट है, लोग भी इंपॉर्टेंट है, बट लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वेपन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। माओ जेडंग कहते हैं कि रेवोल्यूशन जो है वो हम गोरिल्ला टेक्निक के द्वारा ला सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर टॉक्स अबाउट गोरिल्ला वारफेयर? गोरिल्ला वारफेयर के बारे में किसने बात की है? तो गोरिल्ला वारफेयर के बारे में बात किया माओ जेडंग ने। क्या होती है गोरिल्ला वारफेयर? गोरिल्ला वारफेयर, आपने इंडिया की हिस्ट्री अगर पढ़ी है, मराठास की हिस्ट्री अगर पढ़ी है, तो आपने देखा होगा कि मराठास ने मुगल्स की माइटी आर्मी के खिलाफ गोरिल्ला वारफेयर की थी। गोरिल्ला वारफेयर क्या है? गोरिल्ला वारफेयर है, ये पहाड़ी इलाकों में सक्सेस रहती है। पहाड़ी इलाकों में लोग पहाड़ों के पीछे या जंगलों में, झाड़ियों में कुछ फ्यू लोग, मतलब 4-5 लोग एक जगह छुप जाते हैं और छुप के अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए दुश्मन पे अटैक करते हैं। तो गोरिल्ला वारफेयर क्या है? गोरिल्ला की तरह, गोरिल्ला जैसे झाड़ियों में छुपा होता है, यकदम अपने शिकार पे अटैक करता है। तो गोरिल्ला वारफेयर मीन्स स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल कैन विन अवर लार्ज नंबर ऑफ एनिमी। ठीक है, तो गोरिल्ला वारफेयर का किसने इस्तेमाल किया? माओ जेडंग ने किया। वैसे इंडिया की हिस्ट्री में मराठास ने भी किया था। ठीक है, माओ जेडंग कहते हैं कि गोरिल्ला वारफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दुश्मनों को तबाह तो करती है बट इंसान अपना, मतलब हम प्रिजर्व रहेंगे। गोरिल्ला वारफेयर में जो आर्मी यूज होगी वो अपने आप को प्रिजर्व रखेगी 100% और दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करेगी। जैसे कहीं किसी पहाड़ी के ऊपर झाड़ियों में सपोज करो 8-10 लोग छुपे हैं, अब उनको पता है कि दुश्मन नीचे से जा रहा है, ऊपर से वो अटैक करेंगे, उनको मार देंगे। अब वो प्रिजर्व रहेंगे क्योंकि वो पूरे तरीके से सेल्फ डिफेंस में चल रहे हैं, गोरिल्ला की तरह अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? गोरिल्ला वारफेयर की बात कौन करता है? माओ जेडंग करता है। रेवोल्यूशन के लिए गोरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। गोरिल्ला वारफेयर दुश्मन को तो तबाह करता है बट प्रिजर्व करता है अपने आप को। माओ जेडंग कहते हैं, फोकस करते हैं थ्योरी ऑफ टोटल रेवोल्यूशन बाय टोटलिटी ऑफ द मासेस। टोटल रेवोल्यूशन होगा, सब के सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये सब लोग कौन है? मार्क्स के केस में 2 क्लासेस थी, कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास, हैव्स एंड हैव्स नॉट। यहाँ क्या है? यहाँ 4 क्लासेस है।
माओ जेडोंग की 4 क्लासेस हैं, कौन कौन सी याद रखनी है। फर्स्ट पीजेंट, पीजेंट बोले तो फार्मर्स। सेकंड क्लास प्रोलिटरेट्स, प्रोलिटरेट्स वर्कर्स, ठीक है, फार्मर्स, प्रोलिटरेट्स, वर्कर्स। उसके बाद पिटाई बुर्जुआ, पिटाई या पिटाइट बुर्जुआ। पिटाइट बुर्जुआ कौन है, मिडिल क्लास, जिन्होंने रिसेंटली कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर की है, फार्मर्स हैं। फार्मर्स से जो थोड़े से अमीर होंगे वो प्रोलिटरेट होंगे। प्रोलिटरेट ने कोई अच्छी खासी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, ऊपर चले गए, वो मिडिल क्लास में पहुंच जाएंगे, जिनको हम बोलेंगे पिटाइट बुर्जुआ। तो पिटाइट बुर्जुआ से ऊपर कौन होंगे, नेशनल बुर्जुआ। नेशनल बुर्जुआ कौन होंगे, अडानी अंबानी टाइप कैपिटलिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि जो माओ का रेवोल्यूशन होगा वो टोटल रेवोल्यूशन होगा, वहां सारी क्लासेस इन्वॉल्व होंगी। किसके खिलाफ, इंपीरियल रूल के खिलाफ और फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ, ठीक है। कौन कौन सी क्लासेस, कितनी क्लासेस हैं माओ जेडोंग की, 4 क्लासेस हैं। कौन कौन सी, पीजेंट, पीजेंट बोले तो फार्मर्स। सेकंड प्रोलिटरेट्स मतलब वर्कर्स। थर्ड पिटाई बुर्जुआ मतलब मिडिल क्लास। फोर्थ नेशनल बुर्जुआ कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स के लिए 2 क्लासेस थी, हैव्स एंड हैव्स नॉट, ठीक है। चलिए आगे। माओ जेडोंग कहते हैं ऑल 4 क्लासेस प्ले रोल इन रेवोल्यूशन। कार्ल मार्क्स में क्या था, सिर्फ हैव्स नॉट रोल प्ले कर रहे थे, हैव्स को, हैव्स के खिलाफ, क्योंकि उन्हीं को एक्सप्लॉइट किया जाता था। यहाँ सारी की सारी क्लासेस इन्वॉल्व होंगी, किसी तरीके से उसने सारे लोगों के ऊपर राज करना है ना। इन दिस रिवोल्यूशन अगेंस्ट द इंपीरियल रूल्स एंड द फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड के खिलाफ होगा, इंपीरियल रूल्स के खिलाफ होगा। माओ कहते हैं कि इन 4 में से प्रोमिनेंट रोल किसका होगा, सबसे ज्यादा रोल होगा पीजेंट का। 4 क्लासेस हैं, पीजेंट, प्रोलिटरेट, पिटाइट बुर्जुआ और नेशनल बुर्जुआ। तो इन 4 में से ये सारी की सारी लड़ेंगी, बट अगर सबसे ज्यादा रोल किसी का होगा तो वो पीजेंट का होगा, ठीक है। ही स्टेटेड दैट इवन पीजेंट्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन। कहते हैं कि इवन अगर ये 4 की 4 क्लासेस ना भी लड़ें तो पीजेंट जो है उनके पास इतनी ताकत है कि वो अकेले में भी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। रेवोल्यूशन क्या है, इंपीरियल रूल को खत्म करना, फ्यूडल लॉर्ड को खत्म करना, एक सोसाइटी लेकर आनी। कौन सी सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है। 10 माओ जेडोंग रिप्लेस्ड द मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट को वो रिप्लेस करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैच करने के लिए आएगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट, तो क्या मैच करोगे आप, कार्ल मार्क्स। पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लोगों की है, डेमोक्रेटिक है बट है डिक्टेटरशिप। तो क्या लगता है आपको ये डेमोक्रेसी है, मतलब आपने अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करवाना है। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप गन का इस्तेमाल करोगे लोगों के खिलाफ, आप वार का इस्तेमाल करोगे, वायलेंस का इस्तेमाल करोगे और उनको लेकर आओगे डेमोक्रेसी में और बोलोगे जनाब ये डेमोक्रेसी लोगों के लिए है, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है। तो है ना, ऊट पटांग डेमोक्रेसी। माओ जेडोंग कहते हैं कि रेवोल्यूशन इन लेस डेवलप्ड वर्ल्ड हैज टू टेक प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। कहते हैं कि हमारा जो चाइना है वो लेस डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, यहाँ रेवोल्यूशन हमें परमानेंट चाहिए, यहाँ रेवोल्यूशन लॉन्ग रेवोल्यूशन चाहिए। जो भी हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल करके हम उसकी आइडियोलॉजी को बदलेंगे, तो रेवोल्यूशन लॉन्ग रेवोल्यूशन होगा, परमानेंट रेवोल्यूशन होगा। मार्क्स के लिए या लेनिन के लिए, लेनिन पढ़ेंगे हम, मार्क्स के लिए या लेनिन के लिए जो रेवोल्यूशन था वो वायलेंट रेवोल्यूशन था। यस, रेवोल्यूशन कोई भी हो, चेंज कोई भी हो, वायलेंट होती है। तो मार्क्स का रेवोल्यूशन वायलेंट था, लेनिन का वायलेंट था, माओ जेडोंग का वायलेंट था, बट मार्क्स और लेनिन का शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट शॉर्ट टाइम के लिए थी, उसके बाद सोशलिज्म ने आना था। बट यहाँ नहीं, ये कहता है कि परमानेंट रेवोल्यूशन होगा, वायलेंस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, सवाल पूछा जाएगा। चलिए आगे। माओ जेडोंग आइडिया ऑन पावर, वार एंड पीपल। माओ जेडोंग का आइडिया पावर पे क्या था, वार पे क्या था, पीपल पे क्या था। थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है, वार की बात की है हमने, पीपल की है, पावर की भी की है।
कोर्ट्स में किया ना, फिर भी एक बार देख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माओ जेडोंग जो थे वो स्ट्रांग एडवोकेट थे कंसेप्ट ऑफ पावर के, वार के और पीपल के। कैसे? माओ जेडोंग को चाहिए सोशलिज्म, सोशलिज्म लाना है कैसे भी लो, वो वार से लो, सोशलिज्म लाना है, पावर लानी है, वार से लो, गन से लो, हमें चाहिए सोशलिज्म। उन्होंने कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन। समझ आ गया? वही बात जो पहले की है कि पॉलिटिकल पावर बंदूक की नली से निकलती है। तो पावर को सपोर्ट करते हैं, हाँ पावर चाहिए, पावर कैसे भी आए, गन से आए, वार से आए, पावर को सपोर्ट करते हैं, वार को सपोर्ट करते हैं, लोगों को भी करते हैं। वार कैन ओनली बी abolished थ्रू वार एंड इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ वार इट इज नेसेसरी टू टेक अप द गन। तो पावर गन से लाओ, पावर लानी है, गन जरूरी है, वार जरूरी है, लोग जरूरी हैं। लोग कैसे जरूरी हैं? Thus we can say that माओ जेडोंग supports पीपल्स वार। तो पीपल्स वार को सपोर्ट कौन करता था? माओ जेडोंग। ठीक है, आगे माओ जेडोंग अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू पावर ऑफ द आर्मी। आर्मी की पावर को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। माओ जेडोंग कहते हैं कि जो आर्म्ड बुर्जुआ होंगे या फ्यूडल लॉर्ड होंगे, उनको गन की पावर के बगैर नहीं हराया जा सकता, क्योंकि वो इकोनॉमिकल हैं, वो शक्तिशाली हैं, वो पावरफुल लोग हैं। कैपिटलिस्ट लोगों को अगर हराना है आपने, फ्यूडल लॉर्ड को हराना है, इंपीरियल पावर को हटाना है, तो आपको गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माओ कहते हैं कि वार अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू कैपिटलिज्म एंड इंस्टॉल कम्युनिज्म। कि वार जो है वो अकेले भी कैपिटलिज्म को खत्म करके कम्युनिज्म ला सकता है। किसका मानना है? देखो ना, जब ऐसी आएगी स्टेटमेंट, वार कैन ब्रिंग एन एंड टू कैपिटलिज्म एंड इंस्टॉल कम्युनिज्म, तो फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मार्क्स होगा। तो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स टिक करोगे। बट जहां बात वार की आएगी, जहां बात ब्लड शेड की आएगी, जहां खून खराबे की आएगी, वार की आएगी, गन की आएगी, वहां कौन होगा? माओ जेडोंग। माओ जेडोंग कंसिडर्स, माओ जेडोंग कहते हैं लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वेपन से। वेपन इंपॉर्टेंट है बट लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेपन्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वार बट नॉट द डिसाइसिव फैक्टर, इट इज पीपल्स जो क्या है, जो डिसाइसिव है। ठीक है, वार के लिए क्या कहते हैं? गोरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एनिमी को खत्म करता है, सेल्फ को प्रिजर्व करता है। तो दोबारा से ये चीज आ गई, दोबारा क्यों लिखी? क्योंकि पूछा जाता है इसका आइडिया, वार पे क्या था, पावर पे क्या था, पीपल पे क्या था, तो रिवाइज भी हो गया। नेक्स्ट, माओ जेडोंग व्यूज ऑन कल्चरल रेवोल्यूशन। भाई कल्चरल रेवोल्यूशन की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ देखो, वो एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहा है, और उसके बाद वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में रेवोल्यूशन लाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा? मॉडर्निटी आएगी, अमीरी आएगी। अमीर लोग होंगे तो क्या होंगे? कल्चर को फॉलो करते हैं जब अमीर हो जाते हैं? नहीं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे। तो भाई माओ जेडोंग को क्या वेस्टर्न कल्चर चाहिए? नहीं, माओ जेडोंग को क्या है? माओ जेडोंग को चाहिए वन नेशन वन कल्चर, एक कल्चर। तो यहाँ क्या है? माओ जेडोंग व्यूज ऑन कल्चरल रिवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, 1965 से 66। ये डेट इंपॉर्टेंट है, कहीं मैच करने के लिए आ सकती है। तो कल्चरल रिवोल्यूशन कब हुआ चाइना में? तो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ माओ जेडोंग के अंडर 1965 से 66। 1965 कौन सी डेट है? जब इंडिया पाक वार हुई थी 1966 में, 65 में। ठीक है, इंडिया चाइना 1962। तो माओ जेडोंग वन नेशन वन कल्चर। कब कल्चरल रेवोल्यूशन आया? 1965 से 66 में। क्यों आया? था क्या कल्चरल रेवोल्यूशन? ध्यान से समझना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, मॉडर्नाइजेशन होगी, मॉडर्नाइजेशन होगी तो वेस्टर्न कल्चर प्रमोट होगा, तो वेस्टर्न कल्चर प्रमोट होगा तो लोग फ्रीडम की बात करेंगे, लोग लिबर्टी की बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन माओ को ये चीज तो नहीं चाहिए, इसके फेवर में तो माओ है नहीं, क्योंकि उसको वन नेशन वन कल्चर को फॉलो करना है। जो उसकी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहा उसको वायलेंस से मनवाना है। तो जब लोग मॉडर्न होंगे, मॉडर्नाइजेशन होगी, वेस्टर्न कल्चर आएगा, लोग लिबर्टी की बात करेंगे, लोग फ्रीडम की बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे। तो माओ को तो ये चाहिए नहीं, तो उसने कल्चरल में रेवोल्यूशन लाया 1965 से 66। क्या था ये? विद व्यू टू डाउनग्रेड द रोल ऑफ पार्टी एंड अपग्रेड द रोल ऑफ मासेस। मासेस का रोल बढ़ जाएगा ना, जब मॉडर्नाइजेशन होगी, लिबर्टी आएगी, फ्रीडम आएगी, तो पार्टी का रोल, कम्युनिस्ट पार्टी का रोल कम हो जाएगा। तो ये इसको नहीं चाहिए, इसलिए माओ ने लॉन्च किया ग्रैंड
प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैंड प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1965 से 66 याद रखना। क्यों किया? एम क्या था? एम था टू सेव द चाइनीज मार्क्सिस्ट सोसाइटी फ्रॉम द वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, मॉडर्नाइजेशन होगी, कल्चरल में चेंज होगा, तो ये इसको चेंज नहीं चाहिए, इसलिए लेकर आया है ग्रैंड प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। कब लाया? 1965-66। याद क्या रखना है यहाँ से? कल्चरल रेवोल्यूशन किसने लाया? माओ जेडोंग ने। किस नाम से? ग्रैंड प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। कब? 1965-66 में। मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगा और कल्चरल चेंज होगी, ये नहीं होनी चाहिए। चाइना का जो माओ का जो मार्क्सिस्ट सोसाइटी थी, चाइनीज मार्क्सिस्ट सोसाइटी मतलब मोइज्म, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बदल ना जाए, इसलिए वो इसको लेकर आए। कैसे लेकर आए? क्या किया ऐसा? जो माओइज्म को फॉलो करते थे, जो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे स्टूडेंट्स, उनको कहते थे रेड गार्ड। कल्चरल रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन में दो चीज इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? रेड गार्ड एंड लिटिल रेड बुक। लिटिल रेड बुक क्या है? ये एक बुक है जिसमें माओ जेडोंग की पूरी आइडियोलॉजी लिखी हुई है। रेड गार्ड वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, और रेड गार्ड ये रेड बुक लेके लोगों के बीच में घूम रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्निटी आ रही है, ये लोग रेड गार्ड्स लिटिल रेड बुक को लेके जा रहे हैं, लोगों के बीच में समझा रहे हैं कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा आइडिया है, ये माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी है और इसको आपने फॉलो करना है। जो नहीं फॉलो करेगा उसको वायलेंस से, डंडे से, गन से फॉलो करवाया जाएगा। ठीक है। तो सपोर्टर्स ऑफ माओ जेडोंग कॉल्ड रेड गार्ड्स, जो कि मोस्टली स्टूडेंट थे, और वो माओ की आइडियोलॉजी को लेके जा रहे थे बुक की फॉर्म में, जिनका नाम था लिटिल रेड बुक। उसमें थॉट्स थे माओ के, और लोगों को वो फॉलो करने थे, मस्ट हैव टू फॉलो। लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और डरा डरा के फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो डंडे से करवाया जाएगा भाई। उन्होंने बोला, ही स्टेटेड दैट कि डाइवर्स क्लासेस, मॉडर्नाइजेशन हो गई होगी, कुछ लोगों की आइडियोलॉजी बदल गई होगी, तो वो कहते हैं कि डाइवर्स क्लासेस भी रह सकती हैं। कहते हैं कि चाइना में डाइवर्स क्लासेस को एग्जिस्ट कर सकती हैं। डाइवर्स, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग चाइना में रह सकते हैं। मैं सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज उनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, तो जरूरी नहीं वो कन्फ्लिक्ट में रहें, वो साथ में रह सकते हैं। कहते हैं, उसने कहते हैं कि इवन जो बुर्जुआ हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो भी साथ रह सकते हैं। मतलब टॉलरेशन की बात कर रहे हैं प्रैग्मेटिक ग्राउंड पे। इसके लिए वो लेकर आए हैं 100 फ्लावर पॉलिसी। आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा गोल मोल लग रहा है, बट अभी समझ आ जाएगा। मतलब कल्चरल रेवोल्यूशन 1965-66 में हुआ। कौन लेके आए? माओ जेडोंग। रेड बुक है, उसके रेड गार्ड जो हैं वो घूम घूम के पढ़ा रहे हैं, उसकी आइडियोलॉजी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको ये आइडियोलॉजी लेके चलनी है। जो कह रहे हैं कि सब लोग इसमें रहेंगे, कि हमारे जो गुरु जी हैं वो 100 फ्लावर की बात कर रहे हैं। 100 फ्लावर मतलब एक गुलदस्ते में 100 फूल जैसे एक साथ रह सकते हैं, ऐसे चाइना में अलग अलग व्यूज वाले लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक साथ रह सकते हैं। क्या रहेंगे? नहीं, मतलब रह सकते हैं, माओ जेडोंग कहते हैं, बट जो नहीं रहेगा उसको डंडे से रखा जाएगा, साथ में वायलेंस भी है। तो 100 फ्लावर, एक मिनट, नेक्स्ट 100 फ्लावर पॉलिसी क्या थी? यहां से क्वेश्चन बनेगा। 100 फ्लावर कैंपेन या 100 फ्लावर पॉलिसी किसकी थी? माओ जेडोंग की थी। कब लाई भाई? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था चाइना में 1965-66 में। कल्चरल रेवोल्यूशन लाया, साथ में बात किया 100 फ्लावर कैंपेन की। क्या है ये? इट वाज पॉलिसी टू एनकरेज द फ्री स्पीच की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, सबके ओपिनियंस की बात कर रहे हैं। अब चाइना में सब लोग रहेंगे, सब आइडियाज के लोग रहेंगे। ठीक है। माओ जेडोंग कहते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी इन सोसाइटी दैट देयर शुड बी ओनली वन आइडियोलॉजी। वन स्टेट में, एक स्टेट में एक आइडियोलॉजी हो ये जरूरी नहीं, एक कल्चर हो ये जरूरी नहीं, एक रिलीजन हो ये जरूरी नहीं। भाई एक गुलदस्ते में अगर 100
फूल जो हैं वो ग्लो कर सकते हैं, तो एक हमारी सोसाइटी में अलग अलग आइडियाज के लोग रह सकते हैं। ठीक है, जो पुराने आइडियाज चलते आ रहे हैं, आउटडेटेड आइडियाज चलते आ रहे हैं, उनको हम बाय बाय कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ आइडियाज की बात हम कर सकते हैं। 100 फ्लावर मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुआ अंडर letting 100 flower blossom and 100 school of thoughts. Content is the policy for promoting progress in arts and science and flourishing socialist culture in our land. ठीक है, हमारी ज़मीन के ऊपर हर रिलीजन के, हर आइडियाज़ के अलग अलग लोग रहें, जैसे गुलदस्ते में 100 फूल एक साथ रह सकते हैं। ये बात करती है 100 फ्लावर पॉलिसी। किसकी पॉलिसी है ये माओ जेडोंग की पॉलिसी है। ये क्यों लाई होगी? ये कुछ लोग वन नेशन वन कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आर्टिस्ट लोग, एकेडमिशियन लोग डिमोरलाइज कर रहे थे, तो उनके लिए ये पॉलिसी लेके आया दुनिया को दिखाने के लिए 100 फ्लावर पॉलिसी। ये 100 फ्लावर पॉलिसी वैसी ही है जैसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, तो क्या ये एप्लीकेबल हुई होगी? भाई सिर्फ किताबों में। जिस नेशन का जो एक ही आइडियोलॉजी पे चलता है, वन नेशन वन कल्चर, तो उस पर ये पॉसिबल नहीं है। माओ जेडोंग का आइडिया न्यू डेमोक्रेसी पे क्या था? एक अलग सी डेमोक्रेसी लेके आए। माओ जेडोंग कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जो वेस्टर्न कंट्रीज में है वो ओल्ड डेमोक्रेसी है। किसने बोला रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ओल्ड डेमोक्रेसी है? माओ जेडोंग ने बोला। माओ जेडोंग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अगर मैं चाइना में लेके आऊँ तो ये चाइना की कंडीशन में सूट नहीं करेगी। जो कॉलोनियल कंट्रीज थी या सेमी कॉलोनियल कंट्रीज थी, उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ की सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से वहाँ फिट बैठता है, हमारे चाइना में फिट नहीं बैठता। इसलिए मैं लेकर आया हूँ न्यू डेमोक्रेसी। ठीक है, न्यू डेमोक्रेसी लेकर आया हूँ। इस डेमोक्रेसी में क्या होगा? इस डेमोक्रेसी में 4 की 4 क्लासेस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। कौन सी? पीजेंट, प्रोलिटरेट, वर्किंग क्लास, पिटाई बुर्जुआ और नेशनल बुर्जुआ। इसलिए डिक्टेटरशिप ऑफ 4 क्लासेस बोला गया इसको। न्यू डेमोक्रेसी को क्या बोला गया? डिक्टेटरशिप ऑफ 4 क्लासेस। तो डिक्टेटरशिप ऑफ 4 क्लासेस या जो न्यू डेमोक्रेसी है माओ जेडोंग की, ये क्या है? ये न्यू डेमोक्रेसी है, आपको स्टेट को मानना है, स्टेट परमानेंट है, स्टेट की आइडियोलॉजी क्या है? वन नेशन वन कल्चर, तो इसको आपको मानना है, यही न्यू डेमोक्रेसी। भाई जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो लेट अस सपोज जी जिनपिंग जो अभी प्रेसिडेंट है, उनको वो इलेक्ट करना चाहती है पार्टी। तो जिसको पार्टी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको वो इलेक्ट करना चाहती है वही इलेक्ट होगा। यही डेमोक्रेसी है, यही है डिक्टेटरशिप ऑफ 4 क्लासेस। जो पार्टी चाहेगी, जिसको इलेक्ट करना चाहेगी, उसी को इलेक्ट करना है, और वही है डिक्टेटरशिप ऑफ 4 क्लासेस, और वही है बेस्ट वाली डेमोक्रेसी। चलिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से बेटर मानते हैं न्यू डेमोक्रेसी को। और न्यू डेमोक्रेसी क्या है? बेड़ा गर्क डेमोक्रेसी देख लिया आपने। चलिए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ये क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ये माओ जेडोंग की पॉलिसी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है ये है इकोनॉमिक एंड सोशल कैंपेन लेकर आए थे चाइना में 1958 से लेकर 1962 तक। कल्चरल रेवोल्यूशन 1965 से 66, उससे पहले 1958 से लेकर 1962 तक था ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ माओ जेडोंग। 2-3 क्वेश्चन आपने यहाँ से याद रखने हैं। पहला, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच करने के लिए आ सकता है, टाइम पता होना चाहिए 1958 से 1962। ग्रेट लीप पॉलिसी के साथ टाइम मैच करना है 1958 से 62, पर्सन मैच करना है माओ जेडोंग। क्या है ये? इकोनॉमिक और सोशल कैंपेन है, चाइना के अंदर है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी लेकर आई है, मतलब माओ जेडोंग लेकर आए हैं। ठीक है, माओ जेडोंग ने लॉन्च किया। क्या करना चाहते हैं? ये चाइना को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स कम्यून्स। पीपल कम्यून्स मतलब एक लोगों का ग्रुप है जिसमें हर क्लास के लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, हर कल्चर के लोग हैं, अलग अलग आइडियाज़ के लोग हैं। तो जब अलग अलग आइडियाज़ के लोगों को गठा जोड़ा जा रहा है और आइडियाज़ वही मनवाना है जो माओ जेडोंग का आइडिया है, तो वो काम चलेगा? वो नहीं चलेगा। ये फेल हो गई थी पॉलिसी। इस पॉलिसी में चाइना को क्विकली बदलना चाह रहा था, वो एग्रेरियन इकानमी को इंडस्ट्रियलाइज इकानमी में बदलना चाह रहा था। हुआ क्या? क्रॉप यील्ड जो था वो फेल हो गया, और
प्रोडक्शन टोटली ख़त्म हो गई और बहुत बड़ा फेमाइन आ गया, भूखमारी हो गई और मिलियंस ऑफ लोग मारे गए। ठीक है, तो याद क्या रखना है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी माओ जेडोंग की है 1958 से 1962। चाइना को एग्रेरियन इकानमी से इंडस्ट्रियलाइज इकानमी बनाना चाह रहा था, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा था, 100 फ्लावर पॉलिसी की बात कर रहा था, सबको लेके आगे चलना है, कैपिटलिस्ट चाइना बनाना है। लेकिन हुआ उल्टा, यील्ड फेल हो गई, स्टारवेशन हो गया, सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गया और हजारों के हिसाब से लोग मारे गए। चलिए आगे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट पार्ट पे चलते हैं अपने, मेजर वर्क्स ऑफ माओ जेडोंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखना है। ऑन कंट्राडिक्शन किसका वर्क है, माओ जेडोंग का। ऑन गोरिल्ला वारफेयर किसका वर्क है, माओ जेडोंग का। ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन किसका वर्क है, माओ जेडोंग का। ये सारे के सारे वर्क हैं 1937 की डेट याद रखनी है आपने, वर्ल्ड वार सेकेंड 1939, उससे 2 साल पहले। ठीक है, जब कम्युनिस्ट पार्टी जब क्या बना था 1939 में, क्या लेके आया था, 5 फिंगर पॉलिसी। 5 फिंगर पॉलिसी से 2 साल पहले। ऑन कंट्राडिक्शन द गोरिल्ला वारफेयर, ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन। ठीक है, ऑन गोरिल्ला ऑन कंट्राडिक्शन 1937, इसमें डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करता है। वैसे ही जैसे बात की थी मार्क्स ने कि पहले एक आइडिया आया, फिर उसका काउंटर आइडिया आया, काउंटर मटेरियल बना, ऐसे करते 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 मतलब हिस्ट्री आगे डेवलप हुई। तो वैसे ये कहता है कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से ये लेकर आता है मार्क्सिज्म को एशियाटिक फॉर्म में। इतनी सी बात करनी याद रखनी है आपने, सिंपल याद रखना है। ऑन कंट्राडिक्शन 1937 डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करता है, अगर मैच करने के लिए आज। ऑन गोरिल्ला वारफेयर जो हमने ऊपर बात की, गोरिल्ला वारफेयर का क्या रोल है रेवोल्यूशन में, कि गोरिल्ला वारफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है रेवोल्यूशन में। यहाँ हम अपने आप को बचा सकते हैं, दुश्मन को मार सकते हैं। कौन सी बुक में बात करता है, ऑन गोरिल्ला वारफेयर 1937। ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन, ये भी 1937 की बुक है। यहाँ क्लासिकल मार्क्सिज्म को सपोर्ट करता है और कहता है कि बेस कंट्रोल अवर सुपरस्ट्रक्चर। तो कौन सी बुक में मेंशन किया गया है बेस कंट्रोल करता है सुपरस्ट्रक्चर को या क्लासिकल मार्क्सिज्म, ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन। गोरिल्ला वारफेयर ही है, ऑन कंट्राडिक्शन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो ये 3 बुक्स 1937 की है। 1938 में एक और लिखता है ये, क्या, ऑन प्रोटेक्टेड वार। तो प्रोटेक्टेड वार क्या है 1938, जिसमें पीपल्स वार की बात करता है। तो पीपल्स वार मैंने बता दी, लोग इंपॉर्टेंट हैं, वेपन्स भी इंपॉर्टेंट है, बट लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को जीतना जरूरी है, लोगों को मनवाना जरूरी है, नहीं मानेंगे तो वायलेंस से मनवाओ, गन से मनवाओ। तो ऑन प्रोटेक्टेड वार 1938 पीपल्स वार की बात करता है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी आपने देख ली, जहां बात करता है वो किसकी, डिक्टेटरशिप होगी 4 क्लासेस की, पीजेंट्री, प्रोलिटरेट्स, पिटाइट बुर्जुआ और नेशनल बुर्जुआ। तो इन सब की डिक्टेटरशिप होगी डेमोक्रेसी में, न्यू डेमोक्रेसी में 1940। ऑन कोलिशन गवर्नमेंट 1945, जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होता है, जिसमें क्या बात करता है, टॉक अबाउट पॉलिटिकल रिपोर्ट द 7th नेशनल कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी की 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पॉलिटिकल रिपोर्ट की बात करता है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं। ऑन कोलिशन गवर्नमेंट किसकी बुक है, माओ जेडोंग की 1945। ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक रूल 1949, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक रूल 1949। इसमें क्या है, जब 29th एनिवर्सरी थी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उसमें ये लेकर आया था बुक ऑन पीपल्स रूल। इसमें क्या लिखा जाता है, वी कंसिडर द ओपिनियन ऑफ ऑल, हम सबके ओपिनियन को मानते हैं, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। बस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कैसे हैं आपने देख लिया। तो माओ जेडोंग के वर्क कौन से, ऑन कंट्राडिक्शन, ऑन गोरिल्ला वारफेयर, ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन 1937, ऑन प्रोटेक्टेड वार 1938, ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट 1945, ऑन पीपल्स रिपब्लिक रूल 1949। इतना याद रखना है। और क्या याद रखना है, क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात कहाँ करता है, ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन में। बेस कंट्रोल करता है सुपरस्ट्रक्चर को, कहाँ बात करता है, ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन में। गोरिल्ला वारफेयर, ऑन गोरिल्ला वारफेयर में बात करता है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात कहाँ करता है, ऑन कंट्राडिक्शन में करता है। और डिक्टेटरशिप ऑफ 4 क्लासेस की बात न्यू डेमोक्रेसी पे है, कब, 1940 में। ऑन कोलिशन गवर्नमेंट 1945 एंड पीपल्स रिपब्लिक, ऑन पीपल्स रिपब्लिक 1949। ठीक है, तो कैसा लगा ये लेक्चर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या चेंज चाहते हैं, कैसे हम सिलेबस को आगे लेके चलें। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिया यूएस रिलेशन और उनके मेजर इश्यूज, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस, लेक्चर नंबर 34 में। माओ जेडोंग क्यों पढ़ाया वो आपको मैंने बता दिया।
तो फीडबैक ज़रूर दें, आपके फीडबैक पे ही मैं चलता हूँ। जब आप लोग स्लो हो जाते हैं मैं भी स्लो हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कितने लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं चलता हूँ। बट ऑन एन एवरेज जो मेरा पूरे का पूरा लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ 50 लोग देखते हैं, इसीलिए मेरे लेक्चर स्लो आते हैं। क्योंकि मेहनत लगती है, टाइम लगता है, वक्त लगता है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आप अपना कंट्रीब्यूशन दो, मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। मैं रेगुलर लेक्चर लाऊंगा, मेहनत करूंगा आपके लिए, विद नोट्स आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। बट आपने भी तो करना है, आपने फीडबैक देना है, आपने शेयर करना है, आपने लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं कर रहे। अब 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लोगों ने भी लेक्चर मेरे देखे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो वहाँ से मैं थोड़ा डिमोरलाइज होता हूँ और फिर लेक्चर स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लेक्चर लेकर आएँ। काफ़ी दिन के बाद लेक्चर आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे लेक्चर डालूँ। थैंक यू सो मच। टाइम नहीं मिलता यार, तो बिज़ी शेड्यूल होता है, और आगे ऊपर से आपकी तरफ से फीडबैक भी अच्छा नहीं आता, तो फिर इतनी सिर खपाई खुद कोई क्यों करेगा। आप देख लीजिए मेरे लेक्चर, मैं बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे सोर्सेज को मैं कंसल्ट करता हूँ, यूपीएससी ऑप्शनल मेंस के नोट्स से और आगे पीछे, मतलब काफ़ी सारे जो मतलब मटेरियल से मैं लेकर कंपाइल करके आपके लिए लेकर आता हूँ। तो यार आपको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।